चलिए स्टार्ट करते हैं। रेलवे क्लासेस में आज बिहार दरोगा चाहे बिहार एसएससी या सीजीएल हो, हर के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। एग्जाम से पहले इसे जरूर देख लें। पॉलिटी का सेक्शन लेकर के आ रहे हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी आएगी? तो ये आएगी अनुच्छेद 368। संविधान में यदि संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 का उपयोग करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसका वर्णित है अनुच्छेद 368। अब तक 2024 तक कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। पहली बार संविधान संशोधन की बात करें 1991 में, जिसमें संशोधन आया था भूमि सुधार और 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। 7वां में संविधान संशोधन जो कि 1956 में राज्यों का भाषाई का पुनर्गठन के लिए किया गया था। कि राज्यों को जो है भाषा के आधार पर गठन करना किया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति दी गई। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास में होती है। और इस शक्ति जो सौंपा गया था 24वां संविधान संशोधन के तहत सौंपा गया 1971 में, जो कि हुआ था। क्वेश्चन है 24 के बाद 25वां संविधान संशोधन 1971, संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया था 25वां संविधान संशोधन के तहत। 24वें संविधान में संशोधन करने की शक्ति के बारे में वर्णन है, जो कि संसद के पास होती है। 26वां संविधान संशोधन 1971 में ही है। रजाओं की प्री पर्स समाप्त किए गए। रजाओं की प्री पर्स को समाप्त 26वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन के बारे में बात करें 1976 में सबसे व्यापक संशोधन, जिसे मिनी संविधान का नाम से जाना जाता है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, सबसे व्यापक संशोधन रहा अभी तक के लिए, और इसे 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा गया। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द ऐसे जोड़े गए थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान का नाम से जाना जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1938, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 44 में। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में रखा गया है, संपत्ति के अधिकार को। चलिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, 52 संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसमें दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया इसमें। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून से जोड़ा गया, संबंध रखते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था मतदान की आयु को 61वां संविधान संशोधन के तहत। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी बनाया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी बनाया गया 69वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन
1992 पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत में। ये भी सही है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद आता है 86वां संविधान संशोधन 86 यानी 86 जो 2002 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक कर दिया गया था। शिक्षा के अधिकार को 6 वर्ष से 14 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद है 87वां 87 संशोधन 2003 में जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। 87वां संविधान संशोधन। चलिए, शिक्षा वाला हो गया था आपका 86 से संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 कर दिया गया। क्वेश्चन है 91वां संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा तय की गई। मंत्रिपरिषद की आकार की जो एक होती है ना सीमा, उस सीमा को तय किया गया था। मंत्रिपरिषद की सीमा तय किया गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 की बात करते हैं। 2011 में जनगणना भी हुआ था। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो क्वेश्चन है सहकारी समिति को संवैधानिक। नेक्स्ट देखते हैं 97वां संविधान संशोधन। सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा इसी 97वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था 2011 में। 101 में है जीएसटी लागू किया गया था 2016 में। 102 संशोधन 2018 एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। एनसीबीसी को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 103वां संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण। 103 में है आरक्षण। 104 में है संविधान संशोधन एससी एसटी का आरक्षण बढ़ा करके एग्लो इंडिया नामांकन समाप्त। ठीक है, एग्लो इंडियन जो था वो समाप्त कर दिया गया था नामांकन। तो एससी एसटी का जो आरक्षण बढ़ाया गया था 104वां संविधान संशोधन 2019 में। 105 संशोधन 2021 में राज्यों को जो है ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। तो ओबीसी का जो सूची था 105 संविधान संशोधन से शुरू हुई और 2021 में लागू हुआ था। 106वां संविधान संशोधन महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था। बोल सकता है क्वेश्चन में कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कैमा संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तो 106। ठीक है, 106। नेक्स्ट देखते हैं पार्लियामेंट से क्वेश्चन जो ही बनते हैं उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, यानी कि संसद से। तो संसद की बात कर रहे पार्लियामेंट की, तो भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा भारतीय संसद के 3 अंग है। लोकसभा में अधिकतम संख्या 543 है, जिसमें राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होते हैं वे 6 वर्ष तक काम कर सकते हैं और लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो 5 वर्ष तक काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है संसद का अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही संसद का अध्यक्ष कहलाता है। स्पीकर जो बोले, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है।
बजट राष्ट्रपति के नाम से पेश किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा क्या करती है, इसकी अध्यक्षता करती है। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है कौन करती है, लोकसभा करती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो यह केवल लोकसभा में लाया जाएगा। प्रश्नकाल संसद की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मानी जाती है और शून्यकाल भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 शुरू में हो चुकी है आपकी। संसद का यदि सत्र बुलाना हो तो ये शक्ति जो है किसके पास रहती है, तो राष्ट्रपति के पास में रहती है। संसद का यदि सत्र बुलाना हो तो वह जब चाहे सत्र बुला सकती है, राष्ट्रपति के पास यह प्रावधान है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, तो मौलिक में 3 अक्षर है तो भाग 3 हो जाएगा। कुल मौलिक अधिकार की बात करें तो 3 का दोगुना 6, यानी कुल 6 मौलिक अधिकार होगी, जिसमें समानता का अधिकार मौलिक अधिकार होता है और यह अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार ये मेरा अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। ये मेरा राइट्स है, ठीक है। चलिए, धर्म की स्वतंत्रता की बात करें, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है और किसने बोले हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या बोले हैं, आत्मा कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने। मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं। मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं। अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। चलिए, चलिए अनुच्छेद 19 केवल जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है आपका बाल श्रम निषेध। तो बाल श्रम निषेध है अनुच्छेद 24 में है कि आप कोई भी छोटा बच्चा से काम नहीं कराइएगा, है ना। तो बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 में है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। मौलिक अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध क्या है, उपलब्ध कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस एक रिट है, ठीक है। एक क्या है, रिट है। क्वेश्चन पूछता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है या फिर हैबियस कॉर्पस क्या है, तो यह एक रिट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पंचायती राज से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो पंचायती राज क्लियर हो जाता है इससे मेरा। तो देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत मिला है। संवैधानिक दर्जा जो है आपका 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को जोड़ा गया है। पंचायती राज भाग 19 में आता है और अनुच्छेद बोलेगा तो 243 से, ठीक है, 243 से 243 ओ तक है। चलिए, जीरो नहीं समझिएगा। पंचायती राज जो है 3 स्तर पर काम करती है। ग्राम, ग्राम से ऊपर पंचायत, पंचायत समिति हो गया, और पंचायत समिति से ऊपर जिला परिषद।
ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर पर काम करता है। क्वेश्चन है कि ग्राम सभा पंचायती राज की आधारशिला होती है। पंचायत का जो काम होता है वो कई वर्ष तक होता है, तो 5 वर्ष तक होता है। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायत का जो चुनाव होता है तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है उसका काम होता है। पंचायत वित्त आयोग राज्यपाल के द्वारा गठित होती है। ठीक है, पंचायत में जो वित्त आयोग होती है इसको कौन गठन करता है? तो राज्यपाल गठन करता है। चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का काम होता है राज्य के। SC ST के लिए आरक्षण, तो हाँ, SC ST आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होती है। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण तो कम से कम 33%। 11वीं अनुसूचित पंचायत के विषय के बारे में। पंचायती राज ग्रामीण विकास से संबंधित होती है और ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ग्राम प्रधान जो होता है, गांव के प्रधान, उसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायतें जो है स्वशासन की इकाई होती है। ठीक है, पंचायत लगती है ना, वह स्वशासन की इकाई होती है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम जो आया था आपका 2006 में आया था। नेक्स्ट चलता है आपका कि अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की भाषा सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण के बारे में चर्चा किया गया है। यानी कि राज्य की भाषा किस अनुच्छेद में आती है? तो अनुच्छेद 12 में आती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13 के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 13 जो बोलता है मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून शून्य होंगे। मौलिक अधिकार के विरुद्ध जो है कोई भी कानून लागू नहीं होगा, अनुच्छेद 13 कहता है आपका। अनुच्छेद 14 बोलता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 कह रहा है। उसके बाद अनुच्छेद 15 बोलता है कि धर्म, जाति, लिंग के आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15 लग जाएगा। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर। सरकारी नौकरी में समान अवसर। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि 17 छुआछूत वाला है। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत छुआछूत 17 में है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। चलिए, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 कह रहा है कि स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता है। भाषण, सभा, संगठन, आवागमन, निवास, पेशा। निवास, पेशा, अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें है भाषा, सभा, संगठन, आवागमन, निवास, पेशा है। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अपराधों में संरक्षण। अपराधों में संरक्षण क्या है? अनुच्छेद 20 अपराधों में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। ठीक है, पोस्ट फैक्टो डबल है ना, डबल जो पैरोडी बोलिए या फिर सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोलिए, सब निषेध होती है। अपराधों में संरक्षण अनुच्छेद 20 हो गया है। क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 के है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में है ना। अनुच्छेद 21 में है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, किस में? अनुच्छेद 21 में है। उसके बाद कह रहा है आपका कि अनुच्छेद 21 के ए में है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक जितना भी है रहेगा बच्चा, उसको जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। अनुच्छेद 21 के ए के तहत में अनिवार्य किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है कि अनुच्छेद 22 है। मानव तस्करी है ना, बेगार का निषेध है। मानव तस्करी जो किसे अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23 में है, मानव तस्करी। बाल श्रम 14 वर्ष से कम आयु 24 में है, यानी कि 14 वर्ष से कम अनुच्छेद 24 में है। बाल श्रम निषेध 24 में है। मानव तस्करी 23 में है। गिरफ्तारी एवं निरोध 22 में है। उसके बाद देखिएगा धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 26 में है। धार्मिक पर निषेध, यानी धार्मिक पर आप धुआं वगैरह ये सब नहीं कर सकते हैं, धूमपान वगैरह ये सब निषेध है। अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 27 में है। सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध है। सरकारी संस्थानों में किसी धर्म को लेकर शिक्षा नहीं देना है, अनुच्छेद 28 बोलता है आपका। क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक की संस्कृति की रक्षा करना, अनुच्छेद 29 में है।
अल्पसंख्यक जो कि पिछड़ा जाति है उनको जो है संस्कृति को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 29 में व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 30 के तहत जो है अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, यानी कि अल्प जो संख्यक है SC ST वो अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं अनुच्छेद 30 के तहत। क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका बात बोलता है अनुच्छेद आपका आता है अनुच्छेद 32 में है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संविधान की आत्मा किसने बोले थे? अंबेडकर को। संविधान की आत्मा कौन बोले थे? अंबेडकर बोले थे। अनुच्छेद 33 कहता है कि सशस्त्र बल के अधिकारों में प्रतिबंधन, यानी कि हर जगह आप गोली बंदूक लेकर नहीं निकल सकते हैं। अनुच्छेद 34 कहता है कि मार्शल लॉ से संबंधित है। मार्शल लॉ से संबंधित है अनुच्छेद 34। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 35 जो है मौलिक अधिकार पर संसद की विधायिक शक्ति, यानी मौलिक अधिकार पर किस पर रहेगा विधायिक शक्ति लागू करेगा? केवल संसद। अनुच्छेद 36 से इकामल चलते हैं नीति निर्देशक तत्व DPSP। क्वेश्चन इससे बनता है DPSP का जो प्रावधान है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर कि अनुच्छेद 36, ठीक है, अनुच्छेद 36 राज्य की भाषा DPSP के लिए बनाया गया है। राज्य की भाषा, यानी कि राज्य की भाषा का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 36 में है। 36 से 51 तक चलेंगे अभी। 37 में है DPSP न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। DPSP जो है नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा DPSP में। 38 कहता है अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए व्यक्ति को। समान अर्थ अनुच्छेद 39 करता है कि समान आजीविका धन का समान वितरण, समान आजीविका समान वितरण धन का। अनुच्छेद 39 बोलता है निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के ए में है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 है काम शिक्षा व सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 41 से काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 41 कहता है। अनुच्छेद 42 बोल रहा है आपका कि मातृत्व राहत व मानवीय कार्य दशाएं, ठीक है। अनुच्छेद 43 से श्रमिकों को जीवन यापन योग्य मजदूरी देना, श्रमिकों को जीवन यापन योग्य मजदूरी देना अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 43 के ए के अंतर्गत आती है कि उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों में श्रमिकों की क्या रहेगी? भागीदारी रहेगी। क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 44 बोलता है कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 45 में है। क्वेश्चन है आपका चलिए नेक्स्ट है SC ST व कमजोर वर्ग का संरक्षण देना है तो अनुच्छेद 46, ठीक है। उसके बाद है पोषण स्तर व जन स्वास्थ्य अनुच्छेद 47, ठीक है। कृषि व पशुपालन विकास अनुच्छेद 48, पर्यावरण या वन्य जीव अभ्यारण्य 48 के ए, पर्यावरण वन्य जीव अभ्यारण्य 48 के ए। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है 50-50, अनुच्छेद 50-50। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करती है अनुच्छेद 50-50। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग अनुच्छेद 51। महत्वपूर्ण अनुच्छेद बोलते हैं वेरी हाई यील्ड, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं तो भारत के महानिवादी अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के अनुसार नियुक्त किया जाता है। भारत के महानिवादी जो नियुक्त होती है अनुच्छेद 76 के तहत। धन विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक की जो परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति, अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग चुनावों का संचालन, ठीक है। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग जिसमें चुनावों का संचालन करती है। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रक्रियाएं जो कि आती है कुछ बिल्स वगैरह पे क्वेश्चन। तो बिल्स की यदि बात करें विधेयक
से संबंधित है। तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, ध्यान रखिएगा। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, साधारण विधेयक को किसी भी सदन में, उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होती है। धन विधेयक किस में होती है? तो केवल लोकसभा में पेश होती है। वित्त विधेयक जो है धन विधेयक से व्यापक क्षेत्र वाला विधेयक है, ठीक है। वित्त विधेयक जो है धन विधेयक से व्यापक क्षेत्र वाला विधेयक है। धन धन विधेयक का प्रमाण लोकसभा का अध्यक्ष जो है करता है। ये कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन मानेगा? लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। धन विधेयक पर राज्यसभा केवल सिफारिश दे सकती है, दे चाहे मत दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्यसभा को धन विधेयक लौटाने की अवधि 14 दिन है, नहीं भी लौटावेगा तो धन विधेयक पारित हो जाता है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति से संबंधित प्रक्रिया हो गया है, प्रक्रिया। विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति कानून बनाने की अंतिम प्रक्रिया होती है, ठीक है। स्वीकृति जो होती है ना विधेयक पर, कानून बनाने की अंतिम प्रक्रिया होती है। साधारण विधेयक के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकती है। साधारण विधेयक के लिए जो है राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार हेतु क्या कर सकती है? लौटा सकती है। नेक्स्ट है आपका कि धन विधेयक की बात करते हैं तो धन विधेयक जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के तहत है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जो है किस अनुच्छेद से लगाएगी? तो अनुच्छेद 123 लगा सके। क्वेश्चन है, अध्यादेश की अवधि की बात करें तो संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। अध्यादेश की अवधि की बात करें तो संसद का सत्र होने के 6 सप्ताह तक। राज्यपाल से संबंधित प्रतिक्रिया। राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 213 में है। राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना राज्यपाल का विवेकाधिकार है, ठीक है। राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना राज्यपाल का विवेकाधिकार है। राज्य में अध्यादेश जारी करने की शर्त है विधानसभा सत्र में न हो। राज्य में अध्यादेश जारी करने का शर्त क्या है? कि विधानसभा सत्र में नहीं चल रहा हो तभी राज्य में अध्यादेश जारी होगी। संसद की कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास में होती है। संसद का यदि सत्र बुलाने का अधिकार है तो केवल राष्ट्रपति बुला सकती है। लोकसभा की अधिकतम अवधि जो होती है 5 वर्ष की होती है। लोकसभा की अधिकतम अवधि जो होती है कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है। सही बात है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है। क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होती हैं। क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होती है? तो 1/3 सदस्य जो होती है प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होती है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है सदन का पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं सदन का पीठासीन अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन है आपका कि अविश्वास व विश्वास प्रक्रिया। अविश्वास पर बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव जो होती है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो होती है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव जो है सरकार बहुमत सिद्ध करती है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव क्या करती है? सरकार बहुमत सिद्ध करती है। बजट एवं वित्तीय प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो वार्षिक बजट जो होती है वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और कटौती प्रस्ताव जो होता है केवल लोकसभा। उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन बनता है, विनियोग विधेयक सरकारी खर्च की अनुमति देता है। सरकारी खर्च यदि देना है तो एक विनियोग विधेयक पास करना होगा तभी सरकारी खर्च की अनुमति मिलती है। विशेष विधायिक शक्ति या बारे में बात करते हैं तो एक आता है संविधान संशोधन। संसद की विशेष विधायिक शक्ति है संविधान संशोधन की, ठीक है। संसद का बहुत बड़ा शक्ति होती है, संविधान में आप संशोधन कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है कि राज्य का नाम सीमा परिवर्तन संसद कर सकती है। यदि किसी राज्य की जो है सीमा बताना हो या फिर नाम का परिवर्तन करना हो, सब कौन करेगा? संसद कर सकता है राज्य की। नई अखिल भारतीय सेवा राज्यसभा प्रस्ताव से पारित होती है। संसद बनाम कार्यपालिका। क्वेश्चन इसमें है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है,
ठीक है। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है कौन? मंत्री परिषद होती है। विधायी कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। विधायिका जो है क्या करती है? कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है संवैधानिक पद, नियुक्ति एवं अनुच्छेद। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं इसमें। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है निर्वाचन मंडल के द्वारा अनुच्छेद 54, ठीक है, अनुच्छेद 54 से होती है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के जो नियुक्ति जो होती है निर्वाचन मंडल के द्वारा होती है, अनुच्छेद 54 के तहत होती है। उसके बाद है आपका कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आपका ये 5 वर्ष, अनुच्छेद 56 के तहत तय किया गया है। नियुक्ति और कार्यकाल दोनों अलग होती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य के द्वारा अनुच्छेद 66 के जरिए किया जाता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाती है, जिसमें से प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 लगाकर। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के अनुसार। मंत्रियों की जो नियुक्ति करती है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति करती है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं इसमें है आपका कि मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी, मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है? तो लोकसभा के प्रति समूह होती है। ठीक है, लोकसभा के प्रति होती है अनुच्छेद 75 के अनुसार। ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है अनुच्छेद 155 के अनुसार, आर्टिकल 155। चलिए, उसके बाद देखते हैं राज्यपाल का काम कितने दिन करेगा? तो राज्यपाल के काम रहेगा ये 5 वर्ष तक, अनुच्छेद 156 के अनुसार 5 वर्ष तक काम रहेगा उसका। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल के द्वारा होती है, अनुच्छेद 164। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। ठीक है, न्यायपालिका क्या होता है? तो न्यायपालिका यानी कि CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। मुख्य न्यायाधीश जो होता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है अनुच्छेद 124 के अनुसार। उसके बाद आता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहेगा कौन? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अच्छा, बोलेगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन करेगा? तो उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 217। न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो कै बरस? 65 बरस। ठीक है, 65 बरस में सेवानिवृत्ति होती है। क्वेश्चन है आपका, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति हो जाती है 65 वर्ष। विधि एवं संवैधानिक पद, विधि एवं संवैधानिक पद के बारे में बात करते हैं तो इसमें है कि भारत के जो महान्यायवादी होता है राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है अनुच्छेद 76 के तहत। और ये महान्यायवादी जो होता है ना केंद्र सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है। ये जो महान्यायवादी होता है केंद्र सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है। और महान्यायवादी को जो है मतदान का अधिकार नहीं होता है। महान्यायवादी जो नियुक्त होगा ना मतदान नहीं करेगा। निर्वाचन और नियंत्रण संस्था के बारे में पढ़ते हैं तो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 324 नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करती है। ठीक है। उसके बाद आता है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। कैग की बात करते हैं तो कैग की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करती है, अनुच्छेद 148। ठीक है। कैग जो होता है ना संसद का वित्तीय संरक्षक होता है। संसद का वित्तीय संरक्षक होता है कौन? कैग होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है, उसके बाद आगे देखते हैं हम भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है आपका, इसकी जो की गई थी निर्वाचन आयोग की गठन पहली बार 1950 में नई दिल्ली में हुआ था, प्रथम निर्वाचन आयोग। ठीक है। उसके बाद आता है संघ लोक सेवा आयोग।
संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, इसको बोलते हैं यूपीएससी। यूपीएससी कब आया था? तो 1926 में आया था, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में शुरू हुआ था यूपीएससी की। उसके बाद आता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। ठीक है, इसके बोलते हैं कैग बोलते हैं कहीं कहीं पर। तो कैग जो होता है 1950 में इसका गठन किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, कैग। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग कब आया था? तो वित्त आयोग आया था आपका ही 1951 में आया था। ठीक है, 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो आयोग का जो गठन हुआ था आपका एनसीएसी इसको बोलते हैं, 2004 नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ज्यादातर आयोग का जो गठन हुआ है आपका देखने के लिए दिल्ली में ही मिलेगी। चलिए बात करते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 नई दिल्ली। ठीक है, जिसको बोलते हैं एनसीएसटी। ठीक है, दो एनसीएसटी के बारे में। तो आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको बोलते हैं एनसीबीसी। ये भी हो जाएगा आपका 2018 नई दिल्ली, संवैधानिक दर्जा जो मिला है इसको 2018 में। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ठीक है, वो भी कहाँ? नई दिल्ली में हुआ था। चलिए उसके बाद बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय की। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय 1916। ठीक है, पटना में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1950 नई दिल्ली। पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के बारे में जानते हैं। तो पंचायती राज जो हुआ था दोस्तों आपका, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया था, 1992 में लागू हुआ था। सॉरी, 1992 में संशोधन करके जोड़ा गया था, लागू हुआ था 1993 में। 74वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तो उसमें नगर पालिका को भी लाया गया। ठीक है, उसके बाद योजना नीति से जुड़ी कुछ संस्था है, उसको देख लेते हैं कि क्या क्या संस्थाएं हैं। एक आता है नीति आयोग। नीति आयोग कब आया था ये आपका दोस्तों? नीति आयोग आया था 2015 नई दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद आता है योजना आयोग, जो कि भंग करके बनाया गया था योजना आयोग 1950 नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 नई दिल्ली में। बिहार विशेष यानी कि जो हाई यील्ड जो क्वेश्चन होती है बिहार में, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या हुई थी। क्वेश्चन है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी कब आया था? 1949 में। ठीक है, पटना में हुआ था शुरुआत। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी की बात करते हैं तो 2011 पटना से शुरू हुआ था। उसके बाद बात करते हैं बिहार राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था 1994 में पटना में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है कि भारतीय संविधान के भाग, भारत के संविधान के भाग, भाग से क्वेश्चन आता है। भाग 1 हो अनुच्छेद 1 से 4 संघ एवं उसके क्षेत्र। भाग 2 5 से 11 नागरिकता के बारे में बोला गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। वैसे भी मौलिक में आपका 3 अक्षर देखने को। उसके बाद देखते हैं भाग 4। भाग 4 बोले तो अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है। निर्देशक में भी आता है 4 वर्ड। ठीक है, भाग 4 के ए में आता है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार 3 में है तो बच गया का भाग 4 के 1 में मौलिक कर्तव्य आ गया। उसके बाद देखते हैं भाग 5 की बात करें संघ और संघ की सरकार। संघ की सरकार भाग 5 में है। भाग 6 में है अनुच्छेद 152 से 237 राज्य की सरकार है। 7 में है निरस्त यानी कि 7वां संशोधन जो हुआ था 1956 में। ठीक है, भाग 8 में होता है अनुच्छेद 239 से 242 केंद्रीय शक्ति केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोला गया है। भाग जो है 9 के बारे में बात करें तो इसमें पंचायत को जोड़ा गया है। 9 के ए में आता है आपका नगर पालिका आती है। ठीक है, 9 के ए में नगर पालिका आ गई है। 9 के बाद आता है 9 के ए और बी होती है। वो सहकारिता समिति कौन सा भाग में आता है? तो सहकारिता समिति आती है आपका 9 के बी में आती है।
अब आते हैं भाग 10 की बात करते हैं, जो कि 244 से 244A तक है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में जो बताया गया है भाग 10 में बताया गया है। भाग 11 में क्या बताया गया है, तो संघ और राज्य का संबंध बताया गया है। संघ और राज्य के संबंध किस भाग में चर्चा की गई है, भाग 11 में है। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 12 की। तो भाग 12 में है 264 से लेकर 301 वित्त संपत्ति संविदा व वाद। ठीक है, वित्त संपत्ति संविदा और वाद जो है भाग 12 में है। भाग 12 में एक और आता है 301 से 307 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता आपको मिलती है इसमें। ठीक है, चलिए उसके सॉरी भाग 13 था वो, ये भाग 14 चलेगा। भाग 14 में आता है सेवाएं है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस है जो कि भाग 14 में आता है। भाग 14 का जो है ए में बात करते हैं 323A 323B अधिकरण से संबंधित है। किससे है, अधिकरण से है। चलिए उसके बाद देखते हैं भाग आ गया आपका 15। भाग 15 में आता है आपका चुनाव, क्या है, चुनाव से संबंधित है, भाग 15 है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाग 16। भाग 16 विशेष वर्ग से संबंधित प्रावधान है। भाग 16 हो गया। भाग 17 की बात करते हैं तो राजभाषा के बारे में बोला गया है। भाग 17 हो गया। भाग 17 के बाद 18 आता है। 18 में आपातकाल 352 360 अनुच्छेद 352 से 360 भाग हो गया है आपका 18 आपातकाल से संबंध है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाग हो गया है 19। 19 में है अनुच्छेद 361 से 367 विविध, क्या है, विविध है। भाग हो गया है आपका 19। अब आ जाएगा 20। भाग 20 में है 368 अनुच्छेद संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन करेगा, संसद, अनुच्छेद 368। भाग बोलते हैं 21 के बारे में तो अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध भाग 21 में आती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाग 22 के बारे में तो लघु शीर्षक प्रारंभ प्राधिकृत हिंदी पाठ। ठीक है, वो हो गया आपका। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 के बारे में। अनुच्छेद 23 में आता है मानव तस्करी, क्या है, निषेध है। मानव तस्करी क्या है, निषेध है, मानव का तस्करी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 23 हो गया है। अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी है ना, बेगर व जबरन श्रम निषेध, जबरन किसी से नहीं कर सकते हैं। अब एक आता है टॉपिक है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग किसमें आएगा, भाग 3 में है। भाग 3 में है उल्लंघन दंडनीय अपराध बोल सकते हैं। अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम निषेध है। क्वेश्चन पूछता है कि बाल श्रम निषेध जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 24 में है, कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में खतरनाक कार्यों में काम वर्जित है। यह भी मेरा कोची है तो मौलिक अधिकार में आता है। अनुच्छेद 76 की बात करते हैं तो भारत के महानिवादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 76 में महानिवादी की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। ठीक है, राष्ट्रपति करती है। क्वेश्चन है आपका कि महानिवादी केंद्र सरकार का जो है मुख्य विधि सलाहकार होती है। महानिवादी जो होती है केंद्र सरकार का सलाहकार होती है और संसद में बोलने का अधिकार, मतदान का अधिकार नहीं होती, केवल ही प्रधानमंत्री की सलाह देगा महानिवादी। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसके बाद आपका है कार्यकाल जो होती है राष्ट्रपति की प्रसाद व्यर्थ, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, सीधा सीधी। अनुच्छेद 100 कहता है कि संसद में मतदान व गणपूर्ति किससे संबंधित है, अनुच्छेद 100 से है। अनुच्छेद 100 जो है संसद के निर्णय बहुमत से होते हैं। संसद के जो निर्णय होते हैं किससे होते हैं, बहुमत से होते हैं। और ये जो बहुमत होती है गणपूर्ति कोरम को ध्यान में रखते हुए कुल सदस्यों का 1/10 बराबरी पर पीठासीन अधिकारी का निर्णय जो है आपका अधिकारी का निर्णायक मत होता है। पीठासीन का निर्णायक मत होता है। वहाँ के जो रहेगा ना, यदि बराबरी आ गया तो वहाँ का जो हेड रहेगा वही इसका निर्णय लेता है। अनुच्छेद 109 की बात करते हैं तो धन विधेयक केंद्र, धन विधेयक 109 में आता है। 109 में है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में संशोधन नहीं कर सकती है, केवल सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा की समय सीमा होती है 14 दिन। 14 दिन में कुछ हो करे फिर भी पास हो जाता है। लोकसभा की सिफारिश मानने का बाद है, नहीं है, कह दिया ना यहाँ पर ही कि क्या बोला है, लोकसभा सिफारिश मानने को बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 207 जो होता है धन विधेयक राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 207 जो है राज्य का धन विधेयक केवल विधानसभा में
पेश किया जाता है। राज्य का जो धन विधेयक होता है वो कहाँ पेश होता है? विधानसभा में होता है। राज्यपाल की सिफारिश अनिवार्य होती है। राज्यपाल की सिफारिश अनिवार्य होती है। विधान परिषद केवल सिफारिश दे सकती है। बात करते हैं परिषद की जो सीमा होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, तो परिषद की जो सीमा होती है 14 दिन। ठीक है, एग्जाम फोकस के हिसाब से जब हम चलें तो आर्टिकल 23 से 24 जो है मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन आ सकता है। 23 से 24 मौलिक अधिकार। आर्टिकल 76 संवैधानिक पद हो सकती है। 100 कोरम कास्टिंग वोट से क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल 109, आर्टिकल 207 केंद्र राज्य धन के विधेयक अंतर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पॉलिटी का जो है क्लियर हो गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो रिवाइज करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं।